लड़की हो तो ये नहीं कर सकती, या बाहर जाओ तो संभल कर जाना, अंधेरे से पहले घर आ जाना। इस तरह की कोई भी सीमा मेरे लिए कभी तय ही नहीं की गई। 500 रुपए एक शूट के मिलते थे। तो वहां से मेरा टीवी का जो रिश्ता जो आज तक कायम है वो 1996 से शुरू हुआ। कि जिन बच्चों को सब कुछ नहीं मिलता उनको एक चीज जरूर मिलती है, एक आग, वो जिद कि हम इससे कुछ अच्छा करेंगे। तो ये एक हमने जमघट पाठशाला शुरू की है। इसको करने में बड़ा मजा आ रहा है। सुबह 9 से 11 हम लोग 2 घंटे बच्चों के साथ बिताते हैं। दो लोगों को मैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना गुरु मानती हूँ, अमिताभ बच्चन जी और पंडित रविशंकर। समय की पाबंदी अमिताभ बच्चन जी से भी आप सीख सकते हैं, पंडित रविशंकर जी से भी। मतलब अगर कहीं कॉन्सर्ट के लिए किसी दूसरे के कॉन्सर्ट को सुनने भी जाना है, पंडित रविशंकर 1 मिनट भी लेट नहीं होंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा अनिरुद्ध है और ज़िंदगी में मेरी जो भी थोड़ी बहुत पहचान है वो इस वजह से है कि मैं लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ और आप सबको सुनाती हूँ, आप सब तक पहुँचाती हूँ ऐसी कहानियाँ जिनसे हमें जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स मिल सकें, शायद थोड़ी प्रेरणा मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके। लेकिन आज जब मुझसे कहा गया है अपनी कहानी आप सबके साथ शेयर करूँ, तो मुझे लगता है कि कहानी सुनना का काम ज़्यादा आसान था, सुनाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल कोशिश कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को एक टॉक में समेटना हम में से किसी के लिए भी शायद आसान काम नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसे पहलुओं पर आपसे बात करूँ जिनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी भी एक बच्चे को या युवा को अगर उससे प्रेरणा मिल सके या कोई परिवार कुछ सीख सके, तो मुझे लगेगा मैं कुछ काम कर पाई। ऋचा अनिरुद्ध नाम है मेरा। जन्म मेरा मध्य प्रदेश के रीवा शहर में हुआ, लेकिन रीवा में मैं कभी रही नहीं। 5 साल की उम्र में ही हम झांसी आ गए। मेरे पिता यूपी गवर्नमेंट सर्विस में थे, डॉक्टर थे। तो 1981 में उनकी पोस्टिंग झांसी हुई और तब से हम झांसी से एक ऐसा रिश्ता हमारा जुड़ गया कि मैं खुद को झांसी की ही निवासी, झांसी की रहने वाली ही मानती हूँ और वो रिश्ता आज भी कायम है। इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा उस शहर से। तो परवरिश पूरी झांसी में हुई, वहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में पली बढ़ी। और मुझे आज जब मैं अपने आसपास अपने करियर में इतनी सारी लड़कियों की, इतनी सारी महिलाओं की ज़िंदगी के बारे में जब जानती हूँ, उनकी कहानियाँ सुनती हूँ, तब मुझे एक चीज़ अपने बचपन से जो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी हुई, जिसके लिए मैं शायद हमेशा अपने माता पिता की शुक्रगुजार रहूँगी कि जबकि ठेठ बुंदेलखंडी परिवेश का हमारा परिवार है, ठेठ बुंदेलखंडी हम परिवार हैं जिसमें हमने अपनी घर की बुजुर्ग महिलाओं को घूंघट करते हुए भी देखा है, लेकिन इस सब के बावजूद, उस कंडीशनिंग के बावजूद, जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे पाला, हमेशा कहकर कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में। मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे आज भी याद है, तब मैं नहीं जानती थी कि किरण बेदी कौन है या IPS, मतलब कुछ भी नहीं, बहुत छोटी थी मैं। लेकिन आई थिंक वन ऑफ माई अर्लीस्ट मेमोरीज इज़ कि मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हें एक दिन किरण बेदी जैसे बनना है, कुछ बड़ा करना। तो जबकि मेरी माँ एक होम मेकर थी। और अगर पिता की बात करूँ तो भी कभी घर के पुरुषों की तरह कभी ये नहीं सिखाया गया कि लड़की हो तो ये नहीं कर सकती, या बाहर जाओ तो संभल कर जाना, अंधेरे से पहले घर आ जाना। इस तरह की कोई भी सीमा मेरे लिए कभी तय ही नहीं की गई। तो अभी भी होता है, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं डर नहीं लगता, और मैं सोचती हूँ, मैं पूछती हूँ कई बार खुद से कि डर क्यों नहीं लगता, और जवाब वही मिलता है कि माता पिता ने डरना सिखाया ही नहीं था। तो आज भी चाहे कोई मेंटली टफ सिचुएशन हो, या कहीं बाहर जाना हो, या रात में 12 बजे जाना हो, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को रात में बाहर घूमना चाहिए, लेकिन अपने लिए कह सकती हूँ कि किसी भी सिचुएशन में कभी डरी नहीं, क्योंकि वो डर मन में डाला ही नहीं गया। मुझे आज भी याद है कि एक बार जब थोड़ा और बड़े हो गए, कहीं मैं रात में शायद जा रही थी और मेरी माँ ने कहा अभी रात है, तो पापा ने कहा तो क्या हुआ, जाने दो, कोई कुछ बोले तो थप्पड़ मार देना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो घर में हमेशा चाहे मामा, चाचा, पापा, कभी कभी भी हमसे ये नहीं कहा गया कि लड़की हो तो ये नहीं कर सकती, या किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ दिया है तो तुम्हारी गलती है। मुझे आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट याद है, और जो मुझे लगता है कि हर बेटी के माता पिता को सुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि उस ज़माने में अब मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, तो लड़के क्या करते थे, लव लेटर्स लिखते थे, कार्ड्स भेजते थे लड़कियों को तंग करने के लिए। कभी तो मेरे घर एक अनोनिमस कार्ड आया होगा और मैं बहुत डर गई कि अरे पापा को पता चल गया। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ से आया क्या है, बट मैं जनरली डर गई कि इस पर मुझे डांट पड़ सकती है। तो मैं दूसरे कमरे में बैठ के ना बड़ी डरी हुई बैठी थी, रो रही थी इनफैक्ट। तो पापा ने माँ से कहा उसको बुलाओ, तो मैं गई तो बोले कि
कार्ड का खर्चा, कार्ड खरीदने में पैसे किसने खर्च किए? मैंने कहा किसी लड़के ने। बोले अच्छा, समय किसका बर्बाद हुआ? मैंने कहा उस लड़के का जिसने कार्ड भेजा। तो बोले तो तुम क्यों रो रही हो? तो एक झटके में ना एक रिलीफ दिया गया कि अच्छा, मुझ पर नहीं शक किया जा रहा है, मुझे नहीं डांट पड़ेगी कि भाई किसी ने मुझे कार्ड भेज दिया। तो और मैं बहुत सारी लड़कियों के मुँह से सुनी जब मैंने बातें कि भाई घर में पेरेंट्स लड़कियों को ही, बेटी को ही डांट देते हैं, उस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली आई वाज ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ माता पिता ने कभी इस तरह से नहीं कहा। बल्कि हमें तो याद है कि मेरा भाई छोटा है और मैं, उसका कुछ झगड़ा हो जाता था तो मैं मारपीट करने पहुंच जाती थी, और मैंने अपने भाई के लिए लड़कों की पिटाई की हुई है। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग में, झांसी की परवरिश में सबसे इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा ये था। दूसरी एक बहुत साधारण मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग रही, क्योंकि पापा भले ही एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे, लेकिन होता है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी, हमारे माता पिता लोगों ने अपने अपने परिवारों की जिम्मेदारियां बहुत निभाई हैं, तो घर खर्च बहुत सीमित था। हम उस दौर में पले बढ़े हैं जहाँ पर दिवाली पर, बर्थडे पर, और अगर परिवार में कहीं शादी या कोई ख़ास ओकेजन आ जाए तो नए कपड़े बनते थे। बाकी आजकल जैसे जब मॉल गए और शॉपिंग कर लाए और 4 जोड़ी कपड़े खरीद लाए, वो वाला वक्त नहीं था। और वो समय भी देखा है कि दिवाली है, माँ ने हमारे लिए नए कपड़े बना दिए लेकिन माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी है। वो दौर मैंने देखा है। और हम कई बार पूछते थे कि माँ साड़ी आपके लिए, तो वो कहती थी नहीं, अभी नहीं हो सकता। कई बार घर में पैसों को लेकर थोड़ी वो तनाव भी देखा है कि कोई खर्चा है, पापा कह रहे नहीं हो सकता, माँ कह रही है करना है। इस तरह से हर तरह का ये चीज़ देखी। और शायद मेरा बहुत इस बात के बाद एक विश्वास पक्का हो गया कि जिन बच्चों को सब कुछ नहीं मिलता उनको एक चीज़ ज़रूर मिलती है, एक आग, वो जिद कि हम इससे कुछ अच्छा करेंगे। जितना हमारे माता पिता हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई पर कभी कोई कंजूसी नहीं की गई हमारे लिए, हमारे किसी खर्चे पर ज़्यादा ऐसा वो नहीं किया गया कि हमें बहुत रोक दिया गया हो, लेकिन हमने देखा कि माता पिता ने अपने खर्चे सीमित रखे। तो आपके अंदर एक जिद आती है कि हम कुछ करेंगे और हम उनके लिए कर पाएंगे। बाकी बिल्कुल एक मोहल्ले की परवरिश थी, तो वो भी बहुत अपनापन देखा परिवारों में, जो आजकल फ्लैट सिस्टम में सोसाइटीज़ में नहीं दिखता। 8-10 परिवार जितने भी हैं मोहल्ले के, सब साथ में पहले छत पर पानी का छिड़काव होता था फिर गद्दे बिछते थे और हम बच्चे सब पहले खूब देर तक खेलते रहते थे, उसके बाद छत पर सो जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि वो जो एक पड़ोसियों के साथ अपनेपन वाला जो वो दौर था वो बहुत खूबसूरत था। उसको आज मैं बहुत मिस करती हूँ। वो दौर था जब हम, अगर हमारे मम्मी पापा नहीं है तो हम पड़ोस की आंटी से भी उतना ही डरते थे कि अगर हम कोई बदमाशी करेंगे तो वो आंटी भी हमें डांटने का अधिकार रखती हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि कम से कम महानगरों में तो कोई अड़ोस पड़ोस के बच्चे को डांट नहीं सकता तो पड़ोस में अगर एक बच्चे की दादी है तो वो सब बच्चों की दादी हैं। वो अगर कहानी सुना रही हैं या गन्ने छील के खिला रही हैं तो वो सब बच्चों को खिला रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही एक सिंपल, एज आई सेड, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग हुई। स्कूल में बहुत अनुशासन था, कॉन्वेंट स्कूल में पले बढ़े, तो यूनिफॉर्म को लेकर, हर चीज़ को लेकर तो कभी बहुत फैशन करने की आदत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एकदम कड़क हम अनुशासन में पले बढ़े हैं, स्कूल गए हैं। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी नहीं थी। मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी और बहुत बदमाश थी। शैतानियाँ तो मतलब मेरे दिमाग में ना हर वक्त ऐसे चलती रहती थी कि कोई टीचर आई हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स, आज के बच्चे शायद नहीं समझ पाएंगे बदमाशी, ज्योमेट्री बॉक्स एक ने गिराया, फिर दूसरे ने गिराया, फिर पूरी क्लास 30 ज्योमेट्री बॉक्स गिर रहे हैं, या मतलब और छोटी छोटी शैतानियाँ या छोटे छोटे चैलेंजेस के लिए 1 रुपए के समोसे की शर्त लगाना। उस दौर के हम लोग पले बढ़े हैं। चूँकि बहुत एक्टिव थी और जितना आज बोलती हूँ उतना ही तब भी बोलती थी, तो स्कूल कैप्टन बनी, क्योंकि जूनियर्स और सीनियर्स में बहुत पॉपुलर थे। हमारे जैसे बच्चे पढ़ाई में तो ठीक ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर बोलते बहुत हैं और आपको हर कोई जानता है आसपास सब बच्चे, तो आई वॉज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट अमंग्स्ट। पहले हम कॉन्वेंट में पढ़े, वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल था। उसके बाद 11th-12th के लिए हमको दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था जहाँ लड़के भी होते थे। तो मैं दोनों स्कूल्स में इलेक्शंस जीती और कैप्टन बनी। भाषण वाषण तब भी अच्छे दे लेती थी और एज आई सेड पढ़ाई तो ठीक ठीक चल रही थी। लेकिन मुझे अपने पूरी स्कूलिंग में एक भी स्कूल का कोई इवेंट ऐसा याद नहीं है जिसमें मैं, तब मेरा नाम ऋचा बादल था, ऋचा बादल स्टेज पर ना हो, नामुमकिन। गाना भी गाती थी, डांस भी करती थी, थिएटर भी करती थी, स्पीच, डिबेट, एलोक्यूशंस, आप नेम द कॉम्पिटिशन और मैंने उसमें हिस्सा लिया होता था। तो
उस तरह से बहुत एक्टिव स्टूडेंट लाइफ रही मेरी। बैक बेंचर, बदमाश, वो सारी चीज़ें करी। तो जैसा मैंने कहा, कुल मिलाकर एक बहुत सिंपल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, लेकिन वो वाली अपब्रिंगिंग, वो वाली परवरिश जिसमें बहुत सारे संस्कार मिले, बड़ों का सम्मान करने के, वो चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हों, बहुत सारे लोगों के बीच अपनेपन के संस्कार, और सपने देखने का एक शौक कि हमारे पास आज ये नहीं है तो हम इसको कमाएंगे। क्योंकि कॉलेज, मतलब मेरी शादी होने तक मेरे पिता के पास कार नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग कार में घूमते होंगे उनको तो कोई दुख ही नहीं होता होगा। तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी कार कब खरीदूंगी। तो वो जब आपको बहुत सीमित संसाधन बचपन में मिले हों, तो एक अच्छी चीज़ उसमें ये होती है कि आपको सपने देखने की ताकत मिलती है, बहुत सारी ख्वाहिशें आपके मन में होती हैं कि हम इसको पूरी करेंगे। बहरहाल कॉलेज तक मैं झांसी में ही पूरी पढ़ाई हुई, और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, कंप्यूटर डिप्लोमा, जो कि अगर करती रहती तो शायद आज किसी IT ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होती। लेकिन आपका भाग्य, कई बार आपकी डेस्टिनी कहाँ आपको ले जाए आपको खुद पता नहीं होता। और उस समय वो मेरी डेस्टिनी कंप्यूटर कोर्स के बहाने मुझे दिल्ली ले आई। 1996 की बात है। और जब मैं 11th-12th में थी, स्कूल में ही मैंने एक संस्था ज्वाइन की थी जिसका नाम है SPICMACAY, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। क्लासिकल म्यूज़िक के प्रचार प्रसार में ये संस्था है, तो मैं इसका हिस्सा थी। तो जब दिल्ली आई तो मुझे लगा चलो यहाँ भी SPICMACAY को ज्वाइन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ी। मुझे आज भी याद है, 96 में हमारा एक बड़ा प्रोग्राम मद्रास में होने वाला था, तब चेन्नई में, और दूरदर्शन की एक टीम हमारे ऊपर एक स्टोरी करने आई थी SPICMACAY के ऊपर। तो जो SPICMACAY के फाउंडर है, उन्होंने ऐसे बस कह दिया कि अच्छा इनकी साउंड बाइट ले लो, इनकी ले लो, अच्छा रिचा भी बोल देगी। आप सोचिए, उस समय ना मुझे कैमरा, ना साउंड बाइट, मतलब 21 साल मेरी उम्र, और बस मैं ऐसे खड़ी हो गई जैसे आज बोल रही हूँ। और मुझे नहीं पता मैंने SPICMACAY के बारे में तब क्या बोला, बट जैसे ही उन्होंने कट किया तो उनके कैमरामैन ने कहा कि बहुत अच्छा बोलती है, फोटोजेनिक भी लग रही है। और तब दूरदर्शन से रमेश शर्मा जी आए हुए थे। उन्होंने मुझे एक पेज, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने कभी मीडिया में ट्राई किया? तो मैंने कहा सर मैं तो झांसी से आई हूँ, ये सब तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपना पेजर नंबर दिया, बोले अच्छा ठीक है, इस पर मुझे मैसेज भेजना और तुम दूरदर्शन के ऑफिस आना। ठीक है। बात आई गई हो गई, मैं भी भूल गई। 3-4 महीने बाद मुझे अचानक याद आया कि अरे रमेश शर्मा जी ने एक पेजर नंबर दिया था। तो मैंने उसमें मैसेज भेजा कि मैं कल आपके ऑफिस आऊँगी। और देखिए, किस्मत का खेल कहिए या जो भी कहिए, मैं जब अगले दिन उनके ऑफिस गई तो वो खुद तो नहीं थे, बट उनके एक असिस्टेंट थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे एक डेट दी, आप थोड़ा सा हल्का मेकअप वगैरह करके आ जाइएगा, और गुलाब पे कुछ आप ये स्क्रिप्ट और ये सब थोड़ा लिख लेंगी। मैंने कहा लिख तो लूँगी। फिर मैंने कहा सर लेकिन आपने मेरा स्क्रीन टेस्ट तो लिया नहीं, ऑडिशन तो लिया नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी हम साउंड बाइट रिकॉर्ड करके आए थे, उससे हमें समझ में आ गया कि आप बोल सकती हैं, दिखने में भी ठीक ठाक हैं, कर लेंगी आप, भाषा का उच्चारण अच्छा है, छोटे शहर में पले बढ़े थे तो हिंदी पर हमेशा से पकड़ रही। तो बहरहाल उस तरह से मुझे दूरदर्शन पर एक शो आया करता था, अंकुर, गार्डनिंग के ऊपर, उस शो की एंकरिंग मिली थी। 96 की बात कर रही हूँ। महीने में 2 ही ड्यूटीज़ मिलती थी, क्योंकि आप उनके कैजुअल एम्प्लॉय होते थे, और 500 रुपये एक शूट के मिलते थे। तो वहाँ से मेरा टीवी का जो रिश्ता जो आज तक कायम है, वो 1996 से शुरू हुआ। तो 1996 से 1997 करीब 1 साल मैं दिल्ली में रही। ये दूरदर्शन का अंकुर का शो भी कर रही थी, और SPICMACAY की मैं एम्प्लॉय भी हो गई थी, SPICMACAY का भी ऑफिस संभाल रही थी। और उस दौरान एक ऐसी घटना हुई थी जो मेरी ज़िंदगी के एक माइलस्टोन कह लें या जो भी कह लें, उनमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। एक बस पकड़नी होती थी मुझे, क्योंकि ऑटो के तो पैसे होते नहीं थे। तो शाहपुर जाट में मेरा ऑफिस था, और ग्रीन पार्क तक मैं पैदल जाती थी, क्योंकि बस मुझे 535 नंबर की वहाँ से मिलती थी, मालवीय नगर से पटेल नगर जाने के लिए। तो मैं पैदल जा रही थी, तो मैंने एक बंगले के बाहर बहुत भीड़ देखी। तो मैंने लोगों से पूछा ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है भाई साहब यहाँ पर? तो उन्होंने कहा अरे अमिताभ बच्चन जी आने वाले हैं अभी, तो उनको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। और आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में कहीं पर भी किसी भी छोटे शहर में पला बढ़ा एक बच्चा 80 और 90 के दशक का, वो अमिताभ बच्चन का कैसा दीवाना होता है, वैसी मैं भी थी। एक सेकंड को लगा अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन को मतलब देखने का एक मौका है। तो मैं एक सेकंड को तो मेरे पैर ठिठक गए कि मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, अमिताभ बच्चन से ऐसे थोड़ी मिलेंगे। जो मैं सपनों की बात कर रही थी, जो मैं जिद की बात कर रही थी, शायद वही जिद, वही सपना मन में आया। मैंने कहा नहीं, ऐसे भीड़ में मैं खड़े होकर उनको देख भी लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, अमिताभ बच्चन से तो एक दिन आमने सामने मिलेंगे। जबकि तब तक कुछ नहीं था मेरी ज़िंदगी में, जर्नलिज्म नहीं, कुछ नहीं था जिसके दम पर मैं ये बात सोच सकती। और मैं ये सोचकर वहाँ से चल दी।
मतलब जो लड़की अमिताभ बच्चन की दीवानी हुआ करती थी, उसके लिए उस जगह से चले जाना जहाँ पर अमिताभ बच्चन आने वाले हों, कितनी बड़ी बात हो सकती है, मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट बहरहाल मैं निकल गई। और ये 1996 की बात है, और ये जो सपना, ये जो जिद थी, वो मेरी 2004 में ठीक 8 साल बाद पूरी हुई। उसके बाद अगली स्टेज आई, 1997 में मेरी शादी हुई। मैं अजमेर चली गई, थोड़े समय घर पर बैठी, लेकिन फिर एक दिन अजमेर के अखबार में देखा कि दैनिक नवज्योति एक अखबार है कि वहाँ पर उनको डेस्क पर जर्नलिस्ट चाहिए। तो मैंने सोचा, जर्नलिज्म तब तक मैंने किया नहीं था, कोई कोर्स नहीं किया था, बट मैं सोचा दूरदर्शन में इतना काम किया तो एक बार अप्लाई करके देखती हूँ। तो दैनिक नवज्योति में मेरी नौकरी लगी, और 2 साल मैंने वहाँ पर डेस्क पर जो गांव से स्ट्रिंगर्स वगैरह सब स्टोरीज भेजते थे, उनको मैं एडिट किया करती थी। तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बिना एक प्रोफेशनल कोर्स किए, सारा काम करते करते मैं सीखती गई। जब दूरदर्शन में अंकुर कर रही थी तो स्क्रिप्ट लिखना, इंटरव्यू लेना, ये सब सीख रही थी। फिर जब 2 साल डेस्क पर दैनिक नवज्योति में बैठी तो वहाँ पर सिखाया जाता था कि भाई ये स्टोरी आप ऐसे लिखिए, ये लिखिए, तो वो एक्सपीरियंस हो गया। तो अजमेर में 2 साल मैंने अखबार में नौकरी की। उसके बाद 2001 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, और 2001 में मैं वापस दिल्ली आई। वापस दिल्ली आने के पीछे बहुत सारे लोग हैं, और मेरा बहुत स्ट्रांगली ऐसा मानना है, जब हम लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं ना, तो मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि सब कुछ मैंने कर लिया, या मतलब, तो वो सबसे बड़ा झूठ होता है। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं, ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, वो सिर्फ आप अपने दम पर कभी हासिल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपके आसपास ऐसे लोग आते हैं, वो चाहे भाग्य से आए, या आपका परिवार ऐसा हो, या आपके दोस्त ऐसे हों, या आपके जीवन साथी ऐसा हो, जो आपको धक्का देते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा बहुत बार हुआ। मैं जब सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है अब हो गया, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, तो एक कोई आता है जो मुझे धक्का देता है। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम एक बस ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। बार बार मेरे फ्रेंड्स भी, सब लोग मुझे कहते रहते थे, मेरी माँ मुझे बहुत कहती थी। तो 2001 में मैं अपनी कुछ महीनों की बच्ची को लेकर दिल्ली आई, वापस दिल्ली, नोएडा। और उस समय मेरी माँ ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कोशिश करो, अपना एक करियर बिल्ड करने की कोशिश करो। और उस समय अनिरुद्ध ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी, यू हैव एवरीथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। भाई नहीं कर पाओगी तो 1-1.5 साल ट्राई करके फिर ठीक है, बाकी तो ज़िंदगी जैसी चल रही चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि तुमने कोशिश नहीं की थी। तो आप सोचिए, एक गद्दा, एक सिलेंडर, ऐसे 4-5 बहुत बेसिक चीज़ें लेकर 2001 में, और छोटी सी बच्ची, मेरी माँ, मैं और मेरी बेटी, हम लोग नोएडा आए। और लगभग 1 साल तो हम इतने छोटे घर में रहे थे कि मतलब आज शायद क्या कहूँ, लोगों के फ्लैट्स में जैसे एक सर्वेंट रूम की जितना साइज़ होती है, मैंने एक बंगलो में एक जैसे एक रूम होता है साइड में, लोग रेंट पे दे देते हैं, वैसे हम रहे। मेरी माँ ने उस समय बहुत संघर्ष किया, क्योंकि कहीं पैसे तो थे नहीं, ऐसा स्ट्रगल करने आई थी। माँ कहीं कहीं अड़ोस पड़ोस में टिफ़िन सप्लाई करने लगी, ट्यूशन पढ़ाने लगी, अनिरुद्ध पैसे भेजते रहे। दूरदर्शन ने मुझे ज़रूर, रमेश शर्मा जी ने वापस काम दिया, लेकिन वहाँ पर भी उस समय 500 रुपये ही मिलते थे एक शूट के। फिर चूँकि स्पिक मेकर से मेरा एक कनेक्शन था, तो मुझे पता चला, मुझे किसी ने कहा कि पंडित रविशंकर, जो सितार वादक पंडित रविशंकर है, उनके ऑफिस को संभालने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ जॉब कर लो। तो मैंने उनसे कहा कि लेकिन मैं तो मीडिया में नौकरी ढूंढ रही हूँ। तो वो बोले कि पंडित जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम साथ साथ वो भी करती रह सकती हो, तुम अपना काम ढूंढती रहो और उनका ऑफिस संभाल लो। ये भी मतलब उस समय मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज व्हेन आई लुक बैक, मुझे लगता है कि सितार वादक पंडित रविशंकर जी की ज़िंदगी में एक छोटा सा हिस्सा बन पाना कुछ समय के लिए, 2001 की ये मैं बात बता रही हूँ, और अब तक मतलब गुरुजी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन तब भी मैं उनके परिवार के हिस्से की तरह हूँ। वो शायद मेरी ज़िंदगी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी, वो मैं शायद उस समय नहीं समझ पा रही थी। उसके बाद मैंने 1 साल पंडित रविशंकर द सितार माएस्ट्रो के साथ ऐसा वक्त बिताया है, जिनके संगीत को पूरी दुनिया ने प्यार किया है, लेकिन मैंने उनके साथ जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो घर में कैसे साधारण सी बातें होती हैं कि वो कह रहे हैं कि अच्छा तुमने ये सब्ज़ी खाई, कैसी लगी। तो मैंने गुरुजी का वो वाला पहलू देखा। उनसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखने को मिले, जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 2 लोगों को मैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना गुरु मानती हूँ, अमिताभ बच्चन जी और पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो भी हो दुनिया के लिए बाहर, लेकिन कितने सरल, कितने सहज, मतलब मैं उनके संगीत की तो बात ही नहीं करी, एक व्यक्ति के तौर पर
आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन कितने सरल और कितना सहज बनकर आपको रहना चाहिए, वो मैंने पंडित रविशंकर जी से सीखा। समय की पाबंदी, अमिताभ बच्चन जी से भी आप सीख सकते हैं, पंडित रविशंकर जी से भी। मतलब अगर कहीं कॉन्सर्ट के लिए किसी दूसरे के कॉन्सर्ट को सुनने भी जाना है, पंडित रविशंकर 1 मिनट भी लेट नहीं होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने उनसे सीखा। हम लोग एक प्रोग्राम में गए और बहुत जगह उनके साथ कोई ऐसे बाउंसर्स वो सब तो रहते नहीं थे, हम ही उनके बॉडीगार्ड होते थे, तो मैं उनको पकड़ कर हाथ ले जाया करती थी। तो एक कॉन्सर्ट में हम गए, गुरुजी का सम्मान होना था, गुरुजी का सम्मान हुआ। उसके बाद हम नीचे बैठे, तो जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, मतलब मैं अपने आप को कोई म्यूज़िक की एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे भी समझ में आ रहा था कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है बहुत। तो मुझे लगा कि अगर मुझे सुनने में इतना कष्ट हो रहा है कुछ बेसुरा, तो गुरुजी को कितना कष्ट हो रहा होगा। तो मैंने धीरे से उनसे कहा कि गुरुजी आपका सम्मान तो हो गया, तो हम चल सकते हैं, निकल सकते हैं। उस दिन उन्होंने मुझे अपनी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया था। उन्होंने कहा, बेटा जब एक कलाकार मंच पर परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे उठकर नहीं जाते, जब ये इनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी तब हम जाएंगे। उस दिन मुझे ये सीखने को मिला कि ये सिर्फ एक संगीतकार की बात नहीं, हम किसी भी प्रोफेशन में हो, हम डॉक्टर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो जर्नलिस्ट, कोई भी, हम बहुत बड़े भी बन जाएं, दुनिया में नाम भी कमाने, लेकिन हमसे छोटा, हमसे जूनियर कोई भी, अगर चाहे हमारे प्रोफेशन का व्यक्ति, किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, हम उसका सम्मान हमें करना चाहिए। और वो सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चाहे उस दिन वो परफॉर्मर भले ही थोड़ा बेसुरा गा रहे हों, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि पंडित रविशंकर सामने बैठकर उनको सुन रहे थे। और अगर उस दिन पंडित रविशंकर वहाँ से उठकर निकल जाते, तो सोचिए उस कलाकार का कितना अपमान होता, और उस कलाकार को ज़िंदगी भर शायद वो अपमान कितना खटकता। तो उस दिन मैंने ये सीखा। कोशिश करती हूँ कि मेरे सामने अगर मेरे जूनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई भी है, और मुझे हमेशा लगता है कि हर प्रोफेशन का जिस तरह से सम्मान होना चाहिए, वो मैंने पंडित रविशंकर से सीखा। 1 साल उनके यहाँ काम किया। 2002 में थोड़ा थोड़ा उस बीच फ्रीलांसिंग करती रही। एक शो ईटीवी पे किया, डीडी स्पोर्ट्स पे किया। अब तो मुझे लगता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या फ्रीलांस असाइनमेंट्स किए। बहरहाल उसके बाद 2002 में मेरी जी न्यूज़ में जॉब लगी। बहुत जल्दी रिपोर्टिंग शुरू हो गई, न्यूज़ एंकरिंग शुरू हो गई। उसके बाद तो कुछ साल होता है कि वो, हाँ ये कह सकती हूँ कि जी न्यूज़ में जॉब लगी थी। और ज़िंदगी में मेहनत करना किसको कहते हैं, वो मैंने शायद वो लेसन वहाँ पर सीखा। 20-20 घंटे नौकरी कर रहे हैं, कई बार पूरे दिन खाने को नहीं मिलता था। रिपोर्टिंग पे निकले हैं, रिपोर्टिंग करके आए। मुझे लगता है अब एंकर्स की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है उससे। हम फिर अपनी स्टोरी खुद लिखते थे, उसको एडिट कराते थे, उसने बीच में हमारी एंकरिंग का टाइम हो जाता था, तो हम न्यूज़ एंकरिंग करते थे। न्यूज़ एंकरिंग के बीच में जब टाइम मिले तो अपनी स्टोरी फिर एडिट कराओ, सबमिट करो, उसके बाद ही घर जाओ। तो बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क देखा, वो सब किया, लेकिन उसने आप आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार किया। तो वो एक बहुत अच्छी मेरी फाउंडेशन उस समय तैयार हुई। 2002 से 2005 तक मैं जी न्यूज़ में थी। 2005 में अचानक एक कॉल आता है, मैं संजीव पालीवाल बोल रहा हूँ और आपसे बात करनी है। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरे साथ कोई प्रैंक खेल रहा है, तो मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन फिर मुझे लगा आवाज़ तो वही पहचानी हुई लग रही है जो हम टीवी पे सुनते हैं। और उस समय एक नया चैनल लॉन्च हो रहा था, चैनल 7 जिसका नाम था, उसके लिए मुझे ऑफ़र किया गया और मैंने वो ज्वाइन किया। 2005 से 2007 तक वहाँ पर भी मैं न्यूज़ एंकरिंग करती रही। लेकिन हाँ, आज ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 2007 तक आते आते मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय जिस तरह से न्यूज़ साइकिल्स में जिस तरह से स्टोरीज चलनी शुरू हो गई थी, मुझे बोरियत होने लगी थी। मुझे लगा था कि ये तो मैं नहीं करना चाहती थी। बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनका आज मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा था कि ये मुझे नहीं करना। और फिर अचानक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट 2007 में आया, जब मुझसे कहा गया कि आप एक शो एंकर करेंगे, एक टॉक शो जो कि ओपरा विनफ्री की तरह उस लाइन पर होगा। और फिर बड़ा नाम पर जब हुआ, नाम पर बहुत सोच विचार हुआ, तो ज़िंदगी लाइव उस शो का नाम रखा गया। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा शो कभी मैं ज़िंदगी में करूँगी, ऐसे लोगों से मैं मिलूँगी जहाँ एक महिला कहे कि उसके गर्भ में बेटी पल रही थी तो उसके हस्बैंड ने कहा कि अबॉर्ट करा लो और उसने मना कर दिया। या एक लड़की से मैं बात करूंगी जिसके चेहरे पर तेज़ाब फेंका गया हो, या ऐसी महिलाओं से जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही हो, या ऐसे पुरुषों से जिनको फॉल्स डाउरी केसेस में फंसाया गया हो। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामाजिक विषय ऐसा रहा हो जो हमने ज़िंदगी लाइफ में अगले 6 साल वो मेरी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्रूशियल कह सकते हैं और लाइफ चेंजिंग ईयर्स थे। चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, होमोसेक्सुअलिटी, मतलब उस ज़माने में 2007-8 की जब मैं बात कर रही हूँ, इतना इन टॉपिक्स पर खुलकर टीवी पर बात नहीं हो रही थी जब हमने शुरू की। अवार्ड्स मिलने शुरू हुए। पहले साल तो हमें किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन
धीरे 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 हमें प्रसिद्धि शोहरत मिलनी शुरू हुई, अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, तारीफ मिलनी शुरू हुई। हाँ, जब पहले सीज़न का पहला एपिसोड बन रहा था तो हमारे एक सहयोगी ने ऑफिस में मुझसे कहा, अरे ये आपका शो ये सब कौन देखेगा, क्योंकि उस समय टीवी पे जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, जाहिर सी बात है कि कोई भी ये कह सकता था कि मेरा ये शो कौन देखेगा। और मुझे आज भी याद है, मैंने उनको जवाब दिया था, कोई ना देखे, मुझे कम से कम अच्छा लग रहा है कि मैंने एक अच्छा काम किया। आई विल स्लीप पीसफुली एट नाइट। और वो एक मोटो मैंने जो तब पकड़ा है ना हाथ में, वो आज तक पकड़ा हुआ है कि कम से कम काम वो करो जिसके बाद, जो करने के बाद कोई देखे ना देखे, पैसा मिले ना मिले, रिकग्निशन पहचान मिले ना मिले, बट आपको चैन की नींद आनी चाहिए कि कुछ अच्छा करने की कोशिश की, समाज में एक अच्छा बदलाव लाने की आपने कोशिश की। तो वो ज़िंदगी लाइव का सफ़र हुआ। उसके बाद मैंने IBN छोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में ज़िंदगी लाइव मेरे साथ जुड़ा रहा। ज़िंदगी लाइव रिटर्न्स आया, फिर डिजिटल मीडियम इतना पावरफुल होता जा रहा था, तो मुझे फिर एक छोटी सी घटना बहुत छोटी सी होती है कई बार, लेकिन आपको बदल देती है, आपकी ज़िंदगी बदल देती है। मैं एक लिटरेचर फेस्टिवल में कहीं घूम रही थी, तो 4-5 यंग लड़के आए, मैम आप तो वही है ना ऋचा अनिरुद्ध। मैंने कहा जी। आपने ज़िंदगी लाइव क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा हो गया, चैनल में चेंजेस वगैरह हुए। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मैं अगर यूट्यूब पर ये शो डालूँ तो तुम लोग देखोगे? बोले हाँ, अभी भी यूट्यूब पर ही तो देखते हैं आपकी सारी पुरानी क्लिपिंग्स, टीवी तो अब कहाँ देखते हैं हम लोग। वो थॉट उस एक लड़के की, वो कहाँ है, मेरा शुक्रिया उसको, वो एक आइडिया मेरे अंदर आया कि क्यों ना ज़िंदगी लाइव को वापस लाया जाए यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक। कहानियाँ तो वही है ना, ठीक है, थोड़ा सा जो बहुत ग्रैंडनेस थी उस शो की वो कम हो जाएगी, लेकिन हम कम से कम कहानियाँ लोगों तक पहुँचा पाएंगे। वहाँ से ज़िंदगी विद ऋचा की शुरुआत हुई। कुछ पुराने सहयोगी जुड़े जिन्होंने कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, आप हमें पैसे मत दीजिए, लेकिन हम सब अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन ज़िंदगी लाइव करने में मिलता था वो सेटिस्फैक्शन मिस कर रहे हैं। तो पहले सीज़न आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, सब ने मेरे साथ फ्री में काम किया, किसी ने पैसे नहीं मांगे। और पहला सीज़न ज़िंदगी विद ऋचा का वैसे बना, और उसके बाद सेकंड सीज़न से हमें स्पॉन्सरशिप मिली, तो मैं भी थोड़ा सा सबको पे करने लायक हालत में आई। इस बीच मेरा रेडियो शो भी चला, मैं रेडियो जॉकी भी बनी, आज भी हूँ। पहले दिल्ली मेरी जान करके एक डेली ब्रेकफास्ट शो रेडियो का किया मैंने 2014 से लेकर 2015-16 तक, और तब से अब तक एक वीकेंड शो करती हूँ जिसका नाम है बिग हीरोज़। तो कहीं ना कहीं चाहे ज़िंदगी लाइव कह लीजिए, चाहे बिग हीरोज़ कह लीजिए, चाहे ज़िंदगी विद ऋचा कह लीजिए, मेरा जो जर्नलिज्म है, जैसे हमारे होता है ना एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैं अपने आप को सोशल जर्नलिस्ट कहती हूँ, क्योंकि हर जगह कहानियाँ वही हैं जो मैं लोगों तक पहुँचा रही हूँ। ऐसी कहानियाँ, बिग हीरोज़ ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। तो मोटिवेशनल स्टोरीज़ करना ही अब मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है। इस पूरा करियर, न्यूज़ की बात मेरी हो गई मेरे ख्याल से। जो मैंने कहा 2004 में जो मेरा सपना पूरा हुआ था, अचानक जब मैं जी न्यूज़ में थी मुझे कहा गया कि आप मनाली जा रही हैं, अमिताभ बच्चन मिलेंगे आपको वहाँ पर, आपको उनका इंटरव्यू करके आना है। और जो चीज़ वो 1996 में एक लड़की ने सोची थी कि अमिताभ बच्चन से सामने मिलना है, वो सपना मेरा 2004 मनाली में पूरा हुआ। मैं उनसे मिली, उनके साथ इंटरव्यू किया, और उस दिन देखा कि वो, जैसे मैं पंडित रविशंकर के बारे में कह रही थी कि वो शायद समझ पा रहे थे कि बहुत नर्वस है ये लड़की, रात भर शायद सोई नहीं है मुझसे मिलने की घबराहट में। तो पहले बच्चन सर ने मुझे इतना कंफर्टेबल किया कि आप ये फ्लेवर्ड वाटर पिएंगी, ऐसा करेंगी, वैसा करेंगी, और इतना मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि किसी सामने वाले को कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। ये पंडित रविशंकर और अमिताभ बच्चन जी से आप शायद तभी सीख सकते हैं जब आप उनसे मिलें। और वो सिलसिला खैर उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति में जारी रहा, क्योंकि 2011 से लेकर अब तक मैं हर साल कौन बनेगा करोड़पति में एज एक्सपर्ट एडवाइज़र आती रही हूँ। तो मैं बच्चन सर से उसके बाद इंटरेक्शन होता रहा, और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का जो बचपन से जो सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन अमिताभ बच्चन को देखना है, वो पूरा हुआ। तो पावर ऑफ ड्रीम कितना बड़ा होता है, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि सपने देखना कभी मत छोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे तो नहीं होंगे ना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पूरे होते हैं। आप जो सोचते हैं वो किसी ना किसी ढंग से पूरे होते हैं। बचपन में मुझे याद है एक बार मैंने अपने एक दोस्त की डायरी में से, वो सब हम लोग लिखते थे ना पहले, अलग 12th में जब अलग हो रहे होते थे तो लिखते थे फेवरेट ये फेवरेट वो। तो मुझे आज भी याद है कि कुछ तो मैंने लिखा था कि स्नोफॉल देखना चाहती हूँ, क्योंकि झांसी में बचपन में कभी स्नोफॉल नहीं देखा था। और फेवरेट डेस्टिनेशन टू विजिट, क्योंकि उस समय वो यश चोपड़ा की फिल्मों से स्विट्जरलैंड से इतना प्यार हो गया था, तो मैंने लिखा था स्विट्जरलैंड। और मैंने ज़िंदगी का पहला स्नोफॉल स्विट्जरलैंड में देखा। जिस दिन वहाँ मैं देख रही थी तो मुझे अपनी वो बचपन का सपना याद आया कि मुझे बर्फबारी देखनी थी और स्विट्जरलैंड देखना था, और दोनों कैसे एक साथ पूरे होके आएंगे। तो सपने देखते समय हम नहीं समझ पाते कि कैसे पूरे होंगे, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो ये ज़रूर प्लीज़
अगर मैं अपनी ज़िंदगी से किसी को एक सबक अगर कभी भी सिखाना चाहूँगी तो ये सिखाना चाहूँगी, मैंने बहुत सपने देखे और सारे सपने पूरे हुए, इसलिए प्लीज़ सपने ज़रूर देखिए। तो बस अब ज़िंदगी विद ऋचा का सफ़र अभी जारी है। एक और पहलू जो अपनी ज़िंदगी का मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जब ज़िंदगी लाइव कर रही थी और बहुत तनाव, जैसे मैंने कहा ऐसी कहानियाँ जैसे ऐसे माता पिता संदीप उन्नीकृष्णन 26/11 में उन्होंने वो शहीद हुए, उनके माता पिता से मिलना। मैं कई बार कुछ ऐसे शोज़ हम शूट करते थे जिसके बाद मैं हफ्ता भर डिप्रेशन में चली जाती थी। अब मतलब डिप्रेशन शब्द सही है इस्तेमाल करने के लिए अब नहीं, पता नहीं, बट मैं रोती रहती थी। कई बार दंगा पीड़ितों से बात की, बहुत तरह की स्टोरीज़ की जो मुझ पर अफेक्ट करने लगी थी। तो उस वजह से ओशो मेरी ज़िंदगी में आए, मैं मेडिटेशंस करने लगी, ओशो के डिस्कोर्सेस सुनने लगी, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली कि कई बार खुद को समझा पाएँ कि भाई एक ही कहानी सुनो, पूरी एम्पैथी के साथ सुनो, लेकिन कहीं ना कहीं डिटैच होना ज़रूरी है। आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि किसी की दिल की बात सुननी है, मुझे आर्ट ऑफ लिसनिंग ज़िंदगी लाइव ने सिखाया। वाई मी नहीं कहना है कभी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सारी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में ही क्यों आती हैं, जो हमारी बहुत आदत होती है शिकायत करने की। ये मेरा करना बंद हुआ ज़िंदगी लाइव की वजह से। मैंने इतना दुख देखा, और उसमें एक नीलम कटारा जी हमारी गेस्ट बन के आई थी, जिन्होंने कहा कि जब ज़िंदगी में सुख ही सुख था तब तो मैंने नहीं कहा वाई मी, तो जब दुख आया तो मैं क्यों कहूँ वाई मी। तो ज़िंदगी लाइव के 6 साल के सफ़र में अपने मेहमानों से बहुत कुछ सीखा, जिससे मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। और वो सीखने की जो प्रक्रिया है वो अभी तक चल रही है। मेरा मानना है जो अगर आप लोग सीख सकें तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग हर किसी से सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे एक गुरु, एक टीचर, या सिर्फ माता पिता, या एक अंकल आंटी जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति हमसे मिलता है वो हमारे साथ चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, या एक जनरल अपनी कोई बात कह के जाए अपनी कहानी शेयर करके जाए, उससे सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। बस हमें अपने आँख नाक कान अगर हम खोल के रखें ना, अपने सेंसेस खोल के रखें, और हम वेलकमिंग हो, हम रेडी टू लर्न वाले एटीट्यूड के साथ अगर किसी को सुने, तो हो सकता है जिस रिक्शे में आप सफ़र कर रहे हैं वो रिक्शे वाला भी आपको कुछ सिखा दे। मैं तो बहुत करती हूँ, ये बातें करती हूँ लोगों से, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स ऐसे लोगों से सीखने की कोशिश करती हूँ। उसको कितना हम उस पर पालन कर पाते हैं पता नहीं, बट कोशिश रहती है सीखने की। एक मेहमान आई थी हमारे ज़िंदगी लाइव में चंडीगढ़ से, शी वॉज अ लेडी बाउंसर है भाई। ऑड आवर्स हैं वर्किंग के, दिन भर बच्चों को संभाल के सब करके, शाम को अपने वो क्लब में जहाँ भी जाती थी वहाँ नौकरी करती थी, सुबह आती थी। जाहिर सी बात एक सवाल बनता था, मैंने उनसे पूछा भाई लोग आपके चरित्र पर सवाल तो खड़े करते होंगे, भाई रात में कहाँ जा रही है? तो उन्होंने कहा कि मैम आप सोच नहीं सकती कितना गंदा गंदा मेरे लिए बोलते हैं। फिर एक सेकंड रुक के बोली, लेकिन मैडम उन लोगों ने मेरे घर में राशन नहीं रख देना है। तो अब वो छोटी सी बात थी, देखिए वो लेडी बाउंसर से मैं कभी दोबारा नहीं मिली, लेकिन वो बात ना मेरे दिमाग में इतना घर कर गई कि हम कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में जजमेंट पास करने का अधिकार दे देते हैं। इसने ये कह दिया, इसने मेरे लिए कह दिया, लोग क्या कहेंगे। कभी अपने से पूछिए उनमें से कोई आपके घर में आके राशन रख रहा है? तो इसलिए अगर आपको पता है, उसने कहा मुझे पता है ना मैं क्या काम कर रही हूँ, मुझे पता है मैं गलत नहीं कर रही, मेरी फैमिली को पता है मैं गलत काम नहीं कर रही, बाकी जो लोग मेरे बारे में बातें बना रहे हैं वो मेरे घर में राशन नहीं रखते। तो कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में, अपने बारे में भी जब कुछ ऐसा होता है, कुछ लगता है कि अरे इसने ऐसा कह दिया, तो मैं उस लेडी को याद करती हूँ। तो बहुत सारे मेहमानों के कह सकती हूँ सीखों की निचोड़ है मेरी आज की ज़िंदगी। और अब पिछले 1-2 साल में बस कोविड ने हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे झटके दिए हैं, मुझे भी दिए। मेरी माँ अचानक, कोविड नहीं लेकिन हाँ पता चला कि उनको कैंसर है, और मेरी माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हमेशा से। जैसा मैंने कहा कि मैं आज जो कुछ हूँ, अगर मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो ताकत है, जो मेरी लाइफ की एक्सेस है, वो मेरी माँ है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, मुश्किल वक्त था। बट ऐसा नहीं कि पहले की सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए। समेटना बहुत मुश्किल है। दो तीन एंटरप्रेन्योरशिप के रिस्क्स लिए, जिसमें पैसा भी गया, विश्वास भी टूटा, बहुत रोई। ऐसी रातें भी देखी कि रात में नींद खुल गई जहाँ लगा कि अरे अगले दिन लोगों को सैलरी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो सब कर करके बहरहाल ज़िंदगी विद ऋचा के मुकाम तक हम पहुँचे। फिर उसके बाद ये अभी 2 साल पहले माँ की बीमारी से जूझे। तो बीच बीच में दुख दर्द आते रहते हैं, बट मुझे हमेशा लगता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी मुश्किलें मेरी लाइफ में आई, मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की उससे बाहर निकलने में,
वो है मैं मुस्कुराती रहती हूँ। मेरा एक फेवरेट हैशटैग है स्माइल नो मैटर व्हाट, और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि तुमको देखकर तो लगा ही नहीं, तुम तो हमेशा मुस्कुराती रहती हो। तो बहुत लोगों को मेरी ज़िंदगी की परेशानियां पता ही नहीं चल पाती, सिर्फ इसलिए कि मैं कोशिश करती हूँ कि कितना भी दुख हो मुस्कुराते रहो। और हर कदम पर कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर ज़िंदगी में आया जिसने मदद की। तो मुझे लगता है कि हम बहुत आजकल सोशल मीडिया के एक नेगेटिव वाले माहौल में जी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप ना इंसानियत पर और अच्छाई पर भरोसा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर इंसान में पहले अच्छाई ढूंढने की कोशिश करूँ। जब बिल्कुल ही कुछ गलत हो जाता है तो अलग बात है, बट मेरा फर्स्ट एफर्ट ये रहता है कि टू लुक फॉर गुडनेस इन पीपल, और ये विश्वास रखना कि अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा। तो जितनी मैंने आपको कहानी सुनाई है इसमें मैंने आपको सिर्फ अच्छा सब अपना अच्छी प्रोग्रेस बता दी, बट इस दौरान बहुत सारे डाउनफॉल्स आए मेरी लाइफ में, बहुत सारे। तो ये मत सोचिएगा कि बड़ी स्मूथ राइड चल रही थी, बट डाउनफॉल्स की क्या बात करनी, आते रहेंगे, आगे भी आएंगे। और इस समय भी हो सकता है मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किसी परेशानी से घिरी हुई हो सकती हूँ, लेकिन एज आई सेड आई लाइक टू बिलीव कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक रहेगी, सब ठीक होगा। तो इसी विश्वास के साथ चल रही हूँ। और अभी सबसे नया काम ये किया, कोविड में क्या हुआ, कई बार हम लोग जैसे डोमेस्टिक हेल्प के लिए कहीं ग्रुप में मैसेज डालते हैं सोसाइटी में, तो कुछ महिलाएं आती थी बहुत छोटी छोटी बच्चियों को लेकर। तो मैं उनसे कहती थी कि नहीं, मैं तुम्हारी इस बच्ची को तो काम पे नहीं रखूँगी, तो बहुत माइनर है, इसको स्कूल भेजो। तो वो कहती थी भाई आप नहीं रखोगी तो हम कहीं और काम पे रखवाएंगे, क्योंकि अब कोविड की वजह से पैसों की तंगी है, तो हम बच्चों को काम पे लगा रहे हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ जब आती गई तो मैं उनको बोलती रही कि भाई ठीक है, तुम मुझे वादा करो कि अपनी बेटी को कहीं काम पे नहीं लगाओगी, मैं इसकी ओपन स्कूल में एडमिशन करा रही हूँ और मैं फीस दे रही हूँ। तो कुछ बच्चियों के साथ तो हम ये करते रहे कि ओपन स्कूलिंग से उनके एडमिशन कराते रहे, और ये वादा लेकर कि उनको काम पर नहीं उनकी माएँ लगाएंगी। लेकिन फिर मुझे लगा ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, या इससे तो हम एक एक बच्चे की ही हेल्प कर पाएंगे ना, हम कुछ और नहीं कर सकते। फिर मैं देखती थी बहुत बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, या मेड से बात करो, ड्राइवर से बात करो, तो सबके बच्चों के स्कूल छूट गए थे, कोविड की वजह से स्कूल बंद भी हो गए थे, और बहुतों के पास पैसे नहीं थे अपने बच्चों को पढ़ाने के। तो फिर मेरे मन में थॉट आया कि क्यों ना कुछ ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई उनको इकट्ठा करके, पिछले साल की बात है 2021 की, हमने ऐसे ही कहीं कहीं एक फूल वाले को कह दिया, किसी को कह दिया कि हम कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, पहले दिन शायद 6-7 बच्चे आए, मैं और मेरी टीम हम 3 लोग बैठ के ऐसी बस तिरपाल बिछाया, एक बोर्ड लगाया और पढ़ाना शुरू किया। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आते आते उन बच्चों की संख्या 100 तक पहुंच गई। क्योंकि हम लोग चूंकि सड़क पर ही एक साइड में फुटपाथ पे बच्चों को पढ़ाते हैं और सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाते हैं। कोशिश ये है कि वो बच्चे जो इतना मुश्किल दौर है, कहीं वो बिगड़ ना जाए, उनको कोई बुरी लत ना लग जाए, नशा ना करने लगें, तो थोड़ा सा हम लोग रोज़ उनकी काउंसलिंग कर देते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई के बारे में बताना, उनको मास्क देना, सैनिटाइज़र देना, और थोड़ा सा एकेडमिक्स भी देखना उनका, कि वो जितना स्कूल में उनका छूटा था उतना शायद हम नहीं पढ़ा पाएँ, लेकिन अब कोशिश है कि उनको हम वापस स्कूल में डाल पाएँ जब ये कोविड का खतरा ख़त्म हो जाए। तो वो एक छोटी सी कोशिश शुरू हुई जो अब इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ज़िंदगी का एक मकसद मिला। देखिए, अपना काम किया, सब करते हैं, मैंने भी किया, सब पैसे कमाते हैं, मैंने भी पैसे कमाए, मुझे शोहरत भी मिली, आई बीन ब्लेस्ड टू कि लोग पहचानते हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं जब भी कोई काम करती हूँ लाइफ की हर स्टेज पे, ये भी आज एक लेसन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं हर स्टेज के बाद जब कुछ अचीव कर लेती हूँ उसके बाद अब खुद से डिससेटिस्फाइड होने लगती हूँ। जब जिंदगी लाइफ बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, सबसे महंगा टीवी न्यूज़ शो, ये हो गया, वो हो गया, 6 साल अवार्ड मिल गए, मैं बोर होने लगी। मुझे लगा अब क्या, अब यही करते रहना है क्या? तो मैं हमेशा खुद को चैलेंज करती रहती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। तो समाज के लिए कुछ करने की इच्छा बचपन से रही, हमेशा से। छोटा बहुत हम लोग हमेशा करते रहते हैं कहीं, लेकिन ये था कि कुछ कर पाऊँ। तो ये एक हमने जमघट पाठशाला शुरू की है, इसको करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सुबह 9 से 11 हम लोग 2 घंटे उन बच्चों के साथ बिताते हैं। बहुत बुरे हालातों से वो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको 9 बजे बुलाते हैं तो 8:30 बजे वो बच्चे वहाँ बैठे होते हैं। और तब मुझे फिर वही बात याद आती है कि देखिए, इनमें वो ज़िद है, इनमें वो जज्बा है कि कुछ करना चाहते हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि उनमें से शायद कुछ बच्चों की ज़िंदगी हम बदल पाएँ, उनकी उंगली पकड़ के, उनका हाथ थाम कर। तो अभी तक की मेरी ज़िंदगी की कहानी ये है, झांसी से नोएडा तक, एक सरकारी डॉक्टर की बेटी होने से लेकर एक टॉक शो होस्ट होने तक। और इसके अलावा मतलब मुझे पता नहीं, ज़िंदगी की मुश्किलों पर बात करने के लिए तो समय कम पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है बात अचीवमेंट्स की करनी चाहिए, बात ऐसी चीज़ों की करनी चाहिए जो दूसरों को भी
इंस्पायर कर पाए, मोटिवेट कर पाए। हाँ, मुश्किलों का इतना ज़रूर कहूँगी कि इतनी मुश्किलों का सामना किया है ना कि आप लोग शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और आज भी करती हूँ, बहुत मुश्किलों का सामना करती हूँ। लेकिन हमेशा यही कहूँगी कि हिम्मत मत हारिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़िंदगी लाइव करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई, बहुत बार आज तक ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे ऑफर्स आते हैं जिसमें बहुत पैसा मुझे मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा काम करना होता है जो मुझे मैं कन्विंस नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट राइट। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत गलत काम, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि दिल और दिमाग के बीच सुनो, बहुत लोग कहते हैं दिमाग की सुनो। मैंने सारी ज़िंदगी दिल की सुनी है, उस वजह से बहुत झटके मिलते हैं, बहुत निराशा भी मिलती है, कई बार लगता है अरे दिमाग की सुन ले होते तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी का मोटो बनाया हुआ है कि दिल की ही सुननी है। तो अगर आपको जचे तो दिल कभी किसी सवाल पर अटक जाएं तो देखिएगा, दिल की सुनेंगे तो मुझे लगता है कम से कम सेटिस्फैक्शन रहता है कि खुद गलत काम नहीं किया। दूसरा, एक मैं ज़िंदगी विद ऋचा जब से हमने शुरू किया 2018 से, आराम से चल रहे हैं। नॉर्मल कहानियाँ, लोगों की, बहुत आम लोगों की कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाते हैं, जिस वजह से बहुत हमारा कोई रेवेन्यू नहीं आता। सोशल मीडिया पर आप इस समय खड़े होकर गालियाँ दीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, कुछ सेंसेशनल चला दीजिए तो बहुत रेवेन्यू आता है, मुझे मालूम है लोगों के पास, मेरे पास नहीं आता। खर्चा चल जाए इतना आ जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली जो पुरानी कहावत हमको बचपन से सिखाई गई। तो आराम से, कहीं हमने पेड प्रमोशंस नहीं किए, लेकिन आज 10 लाख सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हैं ज़िंदगी विद ऋचा यूट्यूब चैनल के। और एक और चीज़ जो हमें कोविड ने सिखाई, कोविड से पहले तक फिर भी हम लोग चीज़ें, वेल्थ कह लीजिए या सामान, मटेरियल अक्यूमुलेट करने के बारे में सोचते थे, हम सब लोग सोचते थे। कोविड के दौर ने ये तो सिखा दिया कि ये सब कुछ काम नहीं आएगा। जिस समय मुसीबत पड़ेगी तो शायद रिश्ते सिर्फ काम आएंगे। तो एक और अपना एक्सपीरियंस एज एन एंटरप्रेन्योर, फाइनली अब मैं कह सकती हूँ बहुत फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद मैं एक एंटरप्रेन्योर बनी हूँ, जहाँ कम से कम एक कंपनी है जिसको मैं चला रही हूँ, जिससे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कोविड के पूरे दौरान हमारे फंड्स ख़त्म होने के उस पे कगार पर आ गए थे, लेकिन मैंने अपने किसी स्टाफ की सैलरी ना कम की ना आधी की, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने मन में ये सोच लिया था कि नहीं, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा मतलब उसके बाद ये हुआ कि आपकी टीम खुद आपसे कहने लगती है कि भाई अब हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो इतने पैसे आप हमारे कम कर सकते हैं। ये जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो आपके बारे में भी लोग सोचते हैं, लोगों को भी समझ में आता है कि कंपनी के पास पैसे ही नहीं है इतने। तो वो चीज़ एक मैंने सीखी कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं, तो कुछ भी और बनाने से पहले अपनी टीम को बिल्ड करने का, और टीम बिल्ड मतलब सिर्फ मैं इंसानों के तौर पे नहीं कह रही हूँ, टीम के भरोसे को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब मुश्किल वक्त आएगा ना तो आपके साथ कुछ खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन वो टीम आपके साथ खड़ी होगी। आज मैं जानती हूँ कि जिन लोगों के लिए मैंने कोविड में जिनका ख्याल किया, वो अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल दौर आ जाए, बुरे से बुरा दौर आ जाए, मुझे मालूम है कि वो लोग खड़े होंगे। और वो लोग तब भी खड़े थे जब पहले सीज़न में मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अगर हम लोग कोविड के इस दौर से सीखें कि अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर रखिए। कुछ काम नहीं आएगा, ना नाम, ना पैसा, ना शोहरत, आपके रिश्ते ज़रूर काम आएंगे। शुक्रिया।